Well, cutting across live from New Delhi, where Prime Minister Narendra Modi is addressing via video conferencing regarding the education policies in the country. Let's take a look. वो लर्न टू रीड करना सीखे। लर्न टू रीड से रीड टू लर्न की ये विकास यात्रा फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरसी के माध्यम से पूरी की जाएगी। साथियों, हमें ये सुनिश्चित करना है कि जो भी बच्चा तीसरी कक्षा पार करता है वो 1 मिनट में 30 से 35 शब्द तक आसानी से पढ़ पाए। इसे आप लोग ओरल रीडिंग फ्लुएंसी कहते हैं। जिस बच्चे को हम इस लेवल तक ला पाएंगे, शेप कर पाएंगे, सिखा पाएंगे, तो भविष्य में उस विद्यार्थी को बाकी सब्जेक्ट का कंटेंट समझने में और आसानी रहेगी। मैं इसके लिए आपको एक सुझाव देता हूं। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ और 25-30 उनके दोस्त भी होंगे क्लास में। आप उनको कहिए कि चलो भाई, तुम कितनों के नाम जानते हो, बोलो। फिर कहो, अच्छा, ये पूर्ति का एक सशक्त माध्यम है। इसके पीछे पिछले 4-5 वर्षों की कड़ी मेहनत है। हर क्षेत्र, हर विद्या, हर भाषा के लोगों ने इस पर दिन रात काम किया है। लेकिन ये काम अभी पूरा नहीं हुआ है। एक प्रकार से कहें तो एक काम की असली शुरुआत हुई है। अब हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति को उतना ही प्रभावी तरीके से लागू करना है, और ये काम हम सब मिलकर करेंगे। मैं जानता हूं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ऐलान होने के बाद आप में से बहुत लोगों के मन में कई सवाल आ रहे हैं। ये शिक्षा नीति क्या है? ये कैसे अलग है? इसे स्कूल और कॉलेजों की व्यवस्था में क्या बदलाव आएगा? इस शिक्षा नीति में एक शिक्षक के लिए क्या है, एक छात्र के लिए क्या है, और सबसे अहम, इसे सफलतापूर्वक लागू करने के लिए क्या करना है, कैसे करना है? ये सवाल जायज भी है और जरूरी भी है, और इसलिए ही हम सब यहां इस कार्यक्रम में इकट्ठा हुए हैं ताकि चर्चा कर सके, आगे का रास्ता बना सके। मुझे बताया गया है कि कल भी दिन भर आप सभी ने इन्हीं बातों पर घंटों मंथन किया है, चर्चा की है। टीचर्स खुद अपने हिसाब से लर्निंग मटेरियल तैयार करें, बच्चे अपना टीयर म्यूजियम बनाएं, पेरेंट्स को जोड़ने के लिए स्कूल में कम्युनिटी लाइब्रेरी हो, तस्वीरों के साथ मल्टीलिंगुअल डिक्शनरी हो, स्कूल में भी किचन गार्डन हो। ऐसे कितने विषयों की बात हुई है। अनेक नए आइडियाज दिए गए हैं। मुझे खुशी है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के इस अभियान में हमारे प्रिंसिपल्स और शिक्षक पूरे उत्साह से हिस्सा ले रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्रालय ने भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के बारे में देश भर के टीचर से माय.गॉव पोर्टल पर उनके सुझाव मांगे थे। एक सप्ताह के भीतर ही 15 लाख से ज्यादा सुझाव मिले हैं। ये सुझाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति को और
और ज्यादा प्रभावी तरीके से लागू करने में मदद करेंगे। इस विषय में और अधिक जागरूकता लाने के लिए शिक्षा मंत्रालय अनेक तरह के कार्यक्रम चला रहा है। साथियों, किसी भी देश के विकास को गति देने में उसकी युवा पीढ़ी और युवा ऊर्जा, इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। लेकिन उस युवा पीढ़ी का निर्माण बचपन से ही शुरू हो जाता है। जैसा बचपन होगा, भविष्य का जीवन काफी कुछ उसी पर निर्भर करता है। बच्चों की शिक्षा, उन्हें मिलने वाला वातावरण काफी हद तक यही तय करता है कि भविष्य में वो एज ए पर्सन कैसा बनेगा, उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बच्चों की एजुकेशन पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। प्री स्कूल में तो बच्चा पहली बार माता पिता की छत्र छाया के बाहर, माता पिता की देखभाल और घर के आराम भरे माहौल से बाहर निकलने की शुरुआत करता है, उससे दूर होता है। ये वो पहला पड़ाव होता है जब बच्चे अपने सेंसेस, अपनी स्किल्स को ज्यादा बेहतर तरीके से समझने की शुरुआत करते हैं। इसके लिए ऐसे स्कूल, ऐसे शिक्षकों की जरूरत है जो बच्चों को फन लर्निंग, प्लेफुल लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग का एनवायरनमेंट दें। मैं जानता हूं कि आप सोच रहे होंगे कि कोरोना के इस टाइम में ये सब कैसे होगा। ये बात सोच से ज्यादा अप्रोच की है। और वैसे भी कोरोना से बने हालात हमेशा ऐसे ही तो नहीं रहने वाले हैं। बच्चे जैसे जैसे क्लास में आगे बढ़े, उनमें ज्यादा सीखने की भावना का विकास हो, बच्चों का मन, उनका मस्तिष्क वैज्ञानिक और तार्किक तरीके से सोचना शुरू करे, उनमें मैथमेटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक टेम्परामेंट विकसित हो, ये बहुत आवश्यक है। और मैथमेटिकल थिंकिंग का मतलब केवल यही नहीं है कि बच्चे मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करें, बल्कि ये सोचने का एक तरीका है। ये तरीका हमें सिखाना है। ये हर विषय को, जीवन के पहलुओं को मैथमेटिकल और लॉजिकल रूप में समझने का दृष्टिकोण है, ताकि मस्तिष्क अलग अलग पर्सपेक्टिव में एनालिसिस करे। ये दृष्टिकोण मन और मस्तिष्क का ये विकास बहुत जरूरी है। और इसलिए ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसके तौर तरीकों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। आप लोगों में से बहुत से लोग, बहुत से प्रिंसिपल्स ये सोच रहे होंगे कि हम तो अपने स्कूल में पहले से ही ऐसा करते हैं। हो सकता है आपकी बात सही भी हो, लेकिन बहुत से स्कूल ऐसे भी तो हैं जहां ऐसा नहीं होता है। एक समान भाव लाना भी तो जरूरी है। ये भी एक बड़ी वजह है जो आज आपसे मैं इतना विस्तार से, हो सके उतनी बारीकी पर बात कर रहा हूं। साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पुरानी 10+2 की जगह 5+3+4 इसकी व्यवस्था बहुत सोच समझकर की गई है। इसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर
इंजीनियरिंग एजुकेशन को एक बुनियादी के रूप में, नींव के रूप में शामिल किया गया है। आज हम देखें तो प्री स्कूल की प्लेफुल एजुकेशन शहरों में प्राइवेट स्कूलों तक ही सीमित है। वो अब गांवों में भी पहुंचेगी, गरीब के घर तक पहुंचेगी। गरीब हो, अमीर हो, गांव हो, शहर हो, हर किसी के, हर जगह के बच्चों को मिलेगी। मूलभूत शिक्षा पर ध्यान इस नीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के विकास को एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में लिया जाएगा। प्रारंभिक भाषा का ज्ञान, संख्या का ज्ञान, बच्चों में सामान्य लेख को पढ़ने और समझने की क्षमता का विकास, ये बहुत आवश्यक होता है। बच्चा आगे जाकर रीड टू लर्न करे, इसके लिए जरूरी है कि शुरुआत में वो लर्न टू रीड करना सीखे। लर्न टू रीड से रीड टू लर्न की ये विकास यात्रा फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के माध्यम से पूरी की जाएगी। साथियों, हमें यह सुनिश्चित करना है कि जो भी बच्चा तीसरी कक्षा पार करता है वो 1 मिनट में 30 से 35 शब्द तक आसानी से पढ़ पाए। इसे आप लोग ओरल रीडिंग फ्लुएंसी कहते हैं। जिस बच्चे को हम इस लेवल तक ला पाएंगे, शेप कर पाएंगे, सिखा पाएंगे, तो भविष्य में उस विद्यार्थी को बाकी सब्जेक्ट का कंटेंट समझने में और आसानी रहेगी। मैं इसके लिए आपको एक सुझाव देता हूं। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ और 25-30 उनके दोस्त भी होंगे क्लास में। आप उनको कहिए कि चलो भाई, तुम कितनों के नाम जानते हो, बोलो। फिर कहो, अच्छा तुम कितनी तेजी से नाम बता सकते हो, बोलो। फिर कहिए कि तुम तेजी से भी बोलो और उसको वहां खड़ा भी करो। अब देखिए उतनी कितनी प्रकार की टैलेंट डेवलप होने शुरू हो जाएगी और उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। फिर बड़ी बातें बाद में लिखित रूप में रख करके वही अपने साथियों के नाम, चलो भाई तुम इसमें से किसके नाम बोलोगे, पहले फोटो रख करके दिखा सकते हैं, फिर शब्द लिख करके रखा सकते हैं। अपने ही दोस्तों की पहचान से वो सीखना शुरू कर दे। इसको लर्निंग की प्रक्रिया कहते हैं। इससे आगे की कक्षाओं में स्टूडेंट्स पर बोझ भी कम होगा, आप शिक्षकों पर भी बर्डन कम होगा। साथ ही बेसिक गणित जैसे काउंटिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब भी बच्चे आसानी से समझ सकेंगे। ये तब संभव होगा जब पढ़ाई किताबों और क्लास की 4 दीवारियों से बाहर निकालकर वास्तविक दुनिया से जुड़ेगी, हमारे जीवन से, आसपास के परिवेश से जुड़ेगी। आसपास की चीजों से, रियल वर्ल्ड से बच्चे कैसे सीख सकते हैं, इसका एक उदाहरण ईश्वर चंद्र विद्यासागर की एक जीवन कहानी में देखने को मिला है। कहते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी जब 8 साल के थे, उन्हें तब तक अंग्रेजी नहीं पढ़ाई गई थी। एक बार वो अपने पिता के साथ कोलकाता जा रहे थे। रास्ते में सड़क के किनारे उन्हें अंग्रेजी में लिखे माइलस्टोन्स दिखे। उन्होंने अपने पिता से पूछा कि यह क्या लिखा है।
उनके पिताजी ने बताया कि इसमें कोलकाता कितनी दूर है ये बताने के लिए इंग्लिश में गिनती लिखी है। इस उत्तर से ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बाल मन में और जिज्ञासा बढ़ी। वो पूछते रहे और उनके पिताजी उन मील के पत्थरों पर लिखी गिनती बताते रहे और कोलकाता पहुंचते पहुंचते ईश्वर चंद्र विद्यासागर पूरी इंग्लिश की काउंटिंग सीख गए। 1 2 3 4 7 8 9 10 उनको आ गया। यह है जिज्ञासा की पढ़ाई, जिज्ञासा से सीखने और सिखाने की शक्ति। साथियों, जब शिक्षा को आसपास के परिवेश से जोड़ दिया जाता है तो उसका प्रभाव विद्यार्थी के पूरे जीवन पर पड़ता है, पूरे समाज पर भी पड़ता है। जैसे जापान को देखिए, वहां शिंरिन योकू का प्रचलन है। शिंरिन का अर्थ है वन या जंगल और योकू का मतलब है नहाना, यानी फॉरेस्ट बथिंग। वहां स्टूडेंट्स को जंगलों में या जहां पेड़ पौधे बहुत हैं ऐसी जगहों पर ले जाया जाता है जहां बच्चे प्रकृति को स्वाभाविक रूप से महसूस करें, पेड़ पौधों फूलों को सुने, देखें, टच टेस्ट स्मेल अनुभव करें। इससे बच्चों का प्रकृति और पर्यावरण के जुड़ाव भी होता है और उनके होलिस्टिक तरीके से डेवलपमेंट को भी बढ़ावा मिलता है। बच्चे इसे एंजॉय भी करते हैं और एक साथ कितनी सारी चीजें सीख भी रहे होते हैं। मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री था तो मैं एक कार्यक्रम चलाता था। हमने एक सूचना की सभी स्कूलों को, हमने कहा कि सभी स्कूल के बच्चे अपने गांव के अंदर सबसे बड़ी उम्र का पेड़ कौन सा है, जिस पेड़ की सबसे ज्यादा उम्र हो चुकी है वो ढूंढो। तो उनको सब जगह पे जाना पड़ा, गांव के आसपास के सारे पेड़ देखने पड़े, टीचर को पूछना पड़ा और फिर सब में सहमत बने कि हाँ ये पेड़ बहुत पुराना है। और बाद में बच्चों ने स्कूल में आकर के उस पर गीत लिखे, निबंध लिखे, वक्तृत्व कथाएं की, यानी उस पेड़ का महात्मा क्या है। लेकिन उस पूरी प्रक्रिया में उनको कई पेड़ देखने पड़े, सबसे उम्रलायक पेड़ का ढूंढना पड़ा, बहुत सी चीजें सीखने लग गए। और मैं कह सकता हूं कि यह प्रयोग बहुत सफल रहा था। एक तरफ बच्चों को पर्यावरण की जानकारी मिली, साथ ही साथ उन्हें अपने गांव के विषय में ढेर सारी जानकारियां प्राप्त करने का मौका भी मिला। हमें इसी तरह के आसान और नए नए तौर तरीकों को बढ़ाना होगा। हमारे ये प्रयोग न्यू एज लर्निंग का मूल मंत्र होना चाहिए। एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सपीरियंस, एक्सप्रेस और एक्सेल, यानी कि स्टूडेंट्स अपने रुचि के हिसाब में गतिविधियों में, घटनाओं में, प्रोजेक्ट्स में एंगेज हो, इसे अपने हिसाब से एक्सप्लोर करें। इन गतिविधियों, घटनाओं, प्रोजेक्ट्स को विभिन्न दृष्टिकोण अपने एक्सपीरियंस से सीखे। ये उनका पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है या कोलैबोरेटिव एक्सपीरियंस हो सकता है। फिर बच्चे रचनात्मक तरीके से एक्सप्रेस करना सीखे। इन सबको मिलाकर ही फिर एक्सेल करने का रास्ता बनता है। अब जैसे कि हम बच्चों को पहाड़ों पर, ऐतिहासिक जगहों पर, खेतों में, सुरक्षित मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में लेकर जा सकते हैं। अब देखिए, आप क्लासरूम में उनको रेलवे का इंजन पढ़ाएं, क्लासरूम में आप उनको बस पढ़ाएं,
लेकिन कभी तय करें कि अगर गांव के नजदीक में रेलवे स्टेशन है तो चलो जाएंगे, बच्चों को स्टेशन पे ट्रेन आती है तो इंजन कैसा होता है दिखाएंगे, फिर कभी बस स्टेशन पर ले जाएंगे, बस कैसा होता है दिखाएंगे। वो देख करके सीखना शुरू कर लेता है। मैं जानता हूं कई प्रिंसिपल्स और शिक्षक जरूर ये सोच रहे होंगे कि वो तो अपने स्कूल में कॉलेज में ऐसा ही करते हैं। मैं मानता हूं बहुत से टीचर बड़े इनोवेटिव होते हैं और जी जान से लगे होते करते रहते हैं, लेकिन ये सब जगह नहीं होता है। और हमें ये सारी अच्छी चीजों को जितना ज्यादा फैलाएंगे, हमारे साथी शिक्षकों को भी सीखने का मौका मिलेगा। और इस वजह से बहुत से छात्र प्रैक्टिकल नॉलेज से दूर रह जाते हैं। टीचरों का एक्सपीरियंस जितना ज्यादा शेयर होगा, वो बच्चों के लाभ में जाएगा। साथियों, हमारे देश भर में हर क्षेत्र की अपनी कुछ न कुछ खूबी है। कोई न कोई पारंपरिक कला, कारीगरी, प्रोडक्ट्स हर जगह के मशहूर हैं। जैसे कि बिहार में भागलपुर की साड़ियां, वहां का सिल्क देश भर में फेमस है। स्टूडेंट्स उन करघों, हाथ करघों में विजिट करें, देखें आखिर ये कपड़े बनते कैसे हैं,